हेलो स्टूडेंट, आज हम आपका 10th क्लास में खाद्य सुरक्षा देखेंगे, यानी कि खाद्य सुरक्षा क्या होती है। तो देखिए, आप जानते हैं कि भोजन एक आधारभूत आवश्यकता होती है, यानी कि भोजन की आवश्यकता सभी को होती है और ये सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत होती है। देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिलना चाहिए जो न्यूनतम पोषण स्तर प्रदान करे, यानी कि कम से कम पोषण स्तर का जो लेवल होता है उसको प्रदान कर दे। यदि हमारी जनसंख्या के किसी भाग को यह उपलब्ध नहीं होता है तो वह खंड खाद्य सुरक्षा से वंचित है, यानी कि उसको खाद्य सुरक्षा के अंदर नहीं लिया गया है। हमारे देश के कुछ प्रदेश विशेषतः आर्थिक दृष्टि से कम विकसित राज्यों का मतलब है जहाँ पर विकास ढंग से नहीं हुआ है, स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, जहाँ अधिक निर्धनता व्याप्त है, यानी कि वहाँ पर निर्धनों की संख्या भी अधिक है, वहाँ पर इन लोगों का अनुपात अधिक होता है, यानी कि जो खाद्य सुरक्षा से वंचित लोग हैं उनका अनुपात ज़्यादा होता है। देश के सुदूर क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं और अनिश्चित खाद्य आपूर्ति की अधिक संभावना रहती है। सुदूर क्षेत्र का मतलब है जो क्षेत्र मुख्य जगह से दूर पड़ते हैं, उन क्षेत्रों में समाज के सभी वर्गों को खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए हमारी सरकार ने सावधानीपूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की। इसके दो घटक होते हैं। एक तो है आपका बफर स्टॉक, जो कि आपने 9th क्लास में देखा भी था कि बफर स्टॉक के तहत भोजन का संरक्षण करके रखा जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसी भोजन का प्रयोग किया जा सके और देश में गरीबी का जो स्तर है, जो जीवन रेखा से गरीबी रेखा से जो नीचे जी रहे हैं उनको भोजन दिया जा सके कोटे के माध्यम से। उसके बाद है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको PDS, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब है सभी को वितरित किया जाना, अनाज वगैरह वितरित किया जाता है, जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाती हैं, यानी कि यहाँ पर कम कीमत पे लोगों को खाद्यान्न बांटे जाते हैं। उसके बाद है भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का प्राथमिक उद्देश्य सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है, यानी कि जो साधारण लोग हैं, जो नीचे स्तर का जीवन जी रहे हैं, वो भी खाद्यान्नों को प्राप्त कर सकें। इससे निर्धन लोग भोजन प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं, यानी कि निर्धन लोग भी अपना भोजन कर पाते हैं। इस नीति का केंद्र कृषि उत्पादन में वृद्धि और भंडारणों को बनाए रखने के लिए चावल और गेहूं की अधिक प्राप्ति के लिए समर्थित मूल्य का निर्धारण करना, यानी कि सरकार के द्वारा एक निश्चित मूल्य का निर्धारण कर देना कि इतने मूल्य पर सभी लोगों को गेहूं और चावल की खाद्यान्न उपलब्ध होंगे। खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति और भंडारण की व्यवस्था फूड कॉरपोरेशन इंडिया FCI करती है। तो FCI का अर्थ क्या होता है? FCI का मतलब होता है फूड कॉरपोरेशन इंडिया, जबकि इसके वितरण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है। उसके बाद है भारतीय खाद्य निगम, सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों को खाद्यान्न प्रदान करती है, यानी कि बिल्कुल कम कीमत पर 2 रुपये 3 रुपये किलो के हिसाब से अनाज प्रदान किया जाता है। सरकार उर्वरक, ऊर्जा, जल जैसे कृषि निवेशों पर सहायकी यानी कि सब्सिडी वगैरह प्रदान करती है, कुछ छूट देती है। जब इन सहायकियों को बोझ उठाना असहनीय हो जाता है और इन दुर्लभ निवेशों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग भी होता है। जल और उर्वरकों के अधिक तथा अविवेकपूर्ण प्रयोग से जलक्रांता यानी कि जल की कमी, लवणता यानी कि भूमि का खारा हो जाना, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी जैसी समस्याएं पैदा हो गई हैं। उच्च न्यूनतम मूल्य
निवेशों में सहायकी और एफसीआई द्वारा शर्तियाँ खरीद ने शस्य प्रारूप को बिगाड़ दिया है। शस्य प्रारूप का मतलब है फसलों के प्रारूप को बिगाड़ दिया है। उसके बाद है इसके लिए चावल और गेहूं की अधिक फसलें उगाई जाती हैं और पंजाब तथा हरियाणा इसके अग्रणी उदाहरण हैं। तो यहाँ पे आपने देखा किस प्रकार से खाद्यान्नों का स्वरूप चेंज होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि उपभोक्ताओं को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो होते हैं गरीबी रेखा से नीचे वाले, यानी कि जिसको आप बीपीएल बोलते हैं, तो बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल, और गरीबी रेखा से ऊपर अबो पॉवर्टी लाइन यानी कि ऊपर के एपीएल। तो बीपीएल और एपीएल दो वर्गों में बांटा जाता है। प्रत्येक वर्ग के लिए कीमतें अलग अलग होती हैं, यानी कि जो बीपीएल वाले लोग होते हैं उनको काफ़ी कम कीमत पे अनाज मिलता है और एपीएल वालों को उनसे थोड़ी ज़्यादा कीमत पे अनाज दिया जाता है। परंतु ये वर्गीकरण पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें अनेक हकदार गरीब लोग भी बीपीएल वर्ग से बाहर हो गए हैं और कई एपीएल श्रेणी के लोग एक फसल खराब होने से ही बीपीएल श्रेणी में आ जाते हैं। तो प्रशासकीय दृष्टि से ऐसे परिवर्तनों में समायोजित करना कठिन हो जाता है। उसके बाद देखिए, यदि सरकार कृषि अवसंरचना ऋणों की सुविधा उपलब्ध कराती और नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने में बढ़ावा देती है, तो प्रत्येक जिला और ब्लॉक को खाद्यान्नों के पैदावार में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। यानी कि सरकार के द्वारा अगर कुछ कोशिश की जाए तो ऐसा संभव है। केवल गेहूं और चावल की फसल पर ध्यान देने की अपेक्षा उस क्षेत्र में उगने वाले खाद्य फसलों को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि उस क्षेत्र की अन्य फसलों को भी बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि वो सभी प्रकार की फसलें भी उत्पन्न की जाएं। इससे वृद्धि की बेहतर संभावनाएं होंगी। सिंचाई सुविधाओं और विद्युत उपलब्ध करवाने जैसे आवश्यक अवसंरचनाओं को बढ़ावा देने से कृषि में पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलता है। सतत पोषणीय आधार पर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और अनाजों के व्यापार को बंधन से भारी मात्रा में रोजगार पैदा होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी घट जाएगी। धीरे धीरे खाद्य फसलों की कृषि का स्थान फलों, सब्जियों, तिलहनों और औद्योगिक फसलों की कृषि लेती जा रही है। यानी कि अब लोग कृषि करने के स्थान पे फल बोना, सब्जियां बोना और तिलहन वगैरह या औद्योगिक फसलों की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं। इससे अनाजों और दालों के अंतर्गत निवल बोया गया क्षेत्र कम होता जा रहा है, यानी कि अब कम क्षेत्र के ऊपर अनाज पैदा किया जाता है। भारत की बढ़ती जनसंख्या खाद्य उत्पादन की भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर चिन्ह लगाता है। इससे देश की भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में तो अनाज खाद्यान्न वगैरह बोए नहीं जाते और जो दालों वाला या जो मोटे अनाज वाला जो क्षेत्र है वो भी कम होता जा रहा है। तो भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ घटता खाद्य उत्पादन देश की भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर चिन्ह लगा देता है। भूमि के आवासन इत्यादि जैसे गैर कृषि और भू उपयोग कृषि के बीच बढ़ती भूमि की प्रतिस्पर्धा के कारण बोए गए निवल क्षेत्र में कमी आई है। यानी कि अब बोए गए क्षेत्र में धीरे धीरे कमी आती जा रही है। भूमि की उत्पादकता में घटती प्रवृत्ति दर्शानी आरंभ कर दी है। उर्वरक कीटनाशी का मतलब जो खरपतवार नाशी वगैरह होते हैं, कीटनाशी जिन्हें सभी नाटकीय परिणाम प्रस्तुत करते हैं, अब मिट्टी के निम्नीकरण का दोषी माना जा रहा है। यानी कि ज़्यादा मात्रा में खादों का प्रयोग करना और
खरपतवार नाशक का प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरकता कम होती जा रही है। जल की कालापी कमी के कारण सिंचित क्षेत्र में भी कमी आती जा रही है। असक्षम जल प्रबंधन से जलक्रांता और लवणता की समस्या भी बढ़ती जा रही है, यानी कि ज़्यादा जल भरा रहने से भूमि खराब हो जाती है और ऐसी प्रकार से भूमि लवणीय भी हो जाती है, यानी कि भूमि में खारापन आ जाता है। क्या आप जानते हैं कि निरंतर 6 वर्षों से खाद्यान्नों का उत्पादन विकासरुद्ध क्यों रहा है? इसमें क्यों कमी आई है, यानी कि ऐसा क्या हो गया है कि अब लगातार जो आपका खाद्यान्नों का उत्पादन है उसका विकास रुका हुआ है? तो इसका एक कारण है कि भूमि निम्नीकरण हो जाना, यानी कि भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाना। किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने के कारण जल संगम फसलें उगाने के लिए कुछ क्षेत्रों के किसानों को सिंचाई के लिए अधिकाधिक भूमि को पाइपों के द्वारा भूमिगत जल को पाइपों के द्वारा निकालने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। यानी कि जब मुफ्त बिजली दी जाने लगी तो उससे किसानों ने अधिक से अधिक मात्रा में भूमिगत जल का प्रयोग कर लिया और जिस कारण से भूमि के अंदर धीरे धीरे जल की कमी होना शुरू हो गई। कम वर्षा वाले क्षेत्र जैसे कि पंजाब में चावल और महाराष्ट्र में गन्ने की खेती इसके उदाहरण हैं, क्योंकि वहाँ पर अब सिंचाई की सहायता से कृषि की जाने लगी थी। इससे भूमिगत जल भरांत में जल का भंडारण कम होता जा रहा है, यानी कि जो भूमि के अंदर जल का भंडार है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप कई कुएं और नलकूप सूख गए हैं, जिससे सीमांत और छोटे किसान भूमि छोड़ने को मजबूर हो गए हैं, यानी कि अब वो भूमि का प्रयोग ढंग से नहीं कर पाते हैं। बड़े किसानों को इनके गहरे नलकूपों से अभी भी पानी उपलब्ध है, परंतु बहुत से दूसरे किसानों को जल की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अपर्याप्त भंडारण सुविधा और बाजार के अभाव में भी किसान हतोत्साहित हो जाते हैं, यानी कि ना तो अच्छे से भंडारण की सुविधा होती है और ना ही बाजार पास होता है। तो इस कारण से भी किसान धीरे धीरे कृषि करने से हतोत्साहित का मतलब उत्साहित नहीं रहते हैं। इस प्रकार किसान उत्पादन और बाजार की अनियमितता से भी बुरे तरीके से प्रभावित होते हैं। इसका दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है। एक तो उन्हें कृषि लागतों जैसे कि उच्च पैदावार वाले बीजों उर्वरक आदि के लिए अधिक दाम देने पड़ते हैं और दूसरी ओर खरीद मूल्य बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। किसानों की पैदावार एक साथ मंडी में पहुंचती है, जिसके कारण खरीद मूल्य कम हो जाता है, परंतु इन्हें मजबूरी में अपने उत्पाद बेचने पड़ते हैं। इसीलिए छोटे किसानों की सुरक्षा बिना खाद्य सुरक्षा संभव नहीं हो सकती। उसके बाद है वैश्वीकरण का कृषि के ऊपर प्रभाव, यानी कि वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था का खुल जाना, एक देश का सामान दूसरे देश में अबाध गति से जाना, बिना रोक टोक के विदेशी सामान का देश में आना। तो इससे कृषि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है तो वो देखिए। वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है, औपनिवेशिक काल में यही स्थिति मौजूद थी, यानी कि पहले भी ऐसा हुआ था। 20वीं शताब्दी में जब यूरोपीय भारत में आए थे अंग्रेज, तो उस टाइम पे भारतीय मसाले विश्व भर में प्रसिद्ध थे और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए उत्साहित भी किया जाता था, यानी कि लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता था। साथ ही गरम मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल था या शामिल है। भारत की खाद्य सुरक्षा, इसकी आवश्यकता और प्रयास विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता भी आयोजित की जाए, यानी कि भारत में खाद्य सुरक्षा के बारे में। ब्रिटिश काल में अंग्रेज भारतीय व्यापारी कपास के क्षेत्रों की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। मैनचेस्टर और लिवरपूल ब्रिटेन के 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। ये सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उच्च किस्म की कपास की उपलब्धता पर फले फूले, यानी कि ब्रिटेन के ये कारखाने भारत के कारण ही सफल हो सके। आपने 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा।
इसकी शुरुआत इसीलिए हुई क्योंकि इस क्षेत्र में किसानों से नील की खेती करवाई जाती थी और नील ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल का काम करता था। तो ये किसान इसीलिए भड़के क्योंकि उन्हें उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया, यानी कि कहा गया कि नील की खेती करो और खाने के लिए अनाज उगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद